चलो भाई बच्चों, आज हम बात करेंगे भाई। लास्ट टॉपिक है हमारा। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बैटरी। ठीक है। पीवाईक्यू भी मैंने देखे, एनालाइज किया, तो पीवाईक्यू में बैटरी के अंदर क्या पूछा गया है। एक तो फ्यूल सेल के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रखा है, नंबर 1। नंबर 2 पर पूछा है कि हियरिंग एड्स, जो कान की मशीन होती है, उसमें हम कौन सा सेल यूज करते हैं। नंबर 3 पे क्या है आपका, बेसिकली ये जो घंटे वगैरह का, यानी कि केवल आपको क्या देखना है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा जिसमें कोई रिएक्शन हो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें बहुत लंबा छोटा रॉकेट साइंस आपको याद रखना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेल किस टाइप का है और कहाँ यूज हो रहा। ठीक है भाई, आगे समझ बात, चलिएगा। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं किसके बारे में भाई, बैटरीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। वैसे डिटेल टॉपिक है बहुत बड़ा बैटरीज का, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई रेलेवेंसी नहीं है। क्रैश कोर्स चल रहा ना है, तो शॉर्ट में लेकर के चलेंगे हम सारी चीजों को, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है भाई, चलिएगा शुरू करते हैं भैया। बैटरीज हमारी क्या होती हैं जो आप यूज करते हैं? आ रही बात समझ में? शाहरुख खान बैटरी, किसी मूवी के अंदर नाम था शायद उसका, है कौन सी में था? द रईस। द रईस कौन बोल रहा? तो कोई बोला ना द रईस, मेरा कान बजने लगा शायद, मगर कौन सी मूवी आ गई। चलो, बैटरी जो होती है बेटा, एक्चुअल में क्या होती है आपकी, ऑलरेडी गैल्वेनिक सेल होती है। गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या है कि बैटरी को चलने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। पहला पॉइंट है। क्या तुमने देखा आपने कि तुम्हें घंटे में क्लॉक लगाना पड़ा हो, मतलब घंटे में जो है आपको बैटरी लगानी पड़ी हो, सेल डाला और सेल डाल के फिर अलग से बैटरी लगाई उसको जोड़ने के लिए। क्या कभी ऐसा देखा कि आपने? नहीं देखा। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि अल्लाह घड़ी के अंदर बेटा गेट बंद कर दो, अब ये रोज का नाटक शुरू हो जाएगा? ठीक है। क्या कभी तुमने ऐसा देखा कि अल्लाह भैया जो आपकी घड़ी होती है हाथ वाली वॉच की, जो रिस्ट वॉच होती है, उसके अंदर सेल है और सेल को जो है आपको कोई अलग से बैटरी से जोड़ना पड़ रहा? ऐसा तो नहीं होता। तो ये सेल जो है अपने आप चलने वाले होते हैं। कौन से सेल होते हैं बेटा? ये गैल्वेनिक सेल होता है। कौन से सेल है? गैल्वेनिक सेल, जहां पर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। किसे कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उस सेल को हम क्या बोलते हैं भाई? गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? चलिएगा। तो क्या कर रहा है यार तू, है उठा के रख सकता है तो। ठीक है भाई। कितने टाइप की होती है बैटरीज हमारी? 2 टाइप की, एक होगी प्राइमरी, एक होगी सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब जो दोबारा यूज कर लोगे, जैसे फोन की बैटरी कर लोगे, नहीं कर लोगे दोबारा? ऐसा हुआ कि फोन की बैटरी खो गई, मतलब डाउन हो गई, आपने फोन ही फेंक दिया, कहने लगा ले भाई चलो डेड हो गया, नहीं ना, दोबारा चार्ज कर लेते हो ना। इन्वर्टर हो गया आपका, बार बार चार्ज कर लेते हो ना। अरे कर लेते हो, नहीं कर लेते हो? तो ये क्या है? ये है आपकी सेकेंडरी बैटरी। मतलब जो बैटरी हमारी रिचार्जेबल होती है। कैसी होती है भाई? रिचार्जेबल होती है। उस बैटरी को हम क्या बोलेंगे? उस बैटरी को बोलेंगे हम सेकेंडरी। और जो रिचार्जेबल नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बैटरी के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना, वैसे तो बहुत लंबी छोटी कहानी है। सबसे ज्यादा फ्यूल सेल के बारे में पूछा गया है, इसीलिए फ्यूल सेल को हमने यहाँ पर क्या किया है भाई? एक्सप्लेन किया है। समझ में आ रही बात? तो जो आपकी प्राइमरी बैटरी होती है भाई, बोल लो मत यार, जो प्राइमरी बैटरी होती है 2 टाइप की है, एक है लेक्लांसी सेल और एक है मरकरी सेल। एक क्या है, क्या हो गया? अच्छा जी बाबू जी, आदेश देते रहा करो बस, आप जो भी है। ए ये ले, इतना बतेरा है, चमक गया। ठीक है भाई। तो एक कौन सी बैटरी है भैया तुम्हारी? लेक्लांसी सेल। और एक क्या है आपका? मरकरी सेल। दोनों के दोनों ही क्या है भैया? दोनों के दोनों ही आपके प्राइमरी बैटरी है। समझ में आ रही बात? कौन कौन सी हो गई? एक आपकी मरकरी हो गई और एक आपका क्या हो गया? लेक्लांसे। अच्छा, लेक्लांसे सेल को हम ड्राई सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? ड्राई सेल के नाम से भी जानते हो। ड्राई सेल करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? चलिए, लेक्लांसी सेल कहाँ यूज करते हैं? ये यूज होती है आपके जो घंटे का सेल है ना, कहाँ गया पड़ा होगा ये, कहीं ये गद्दा सेल हमारा। ठीक है। ये जो घंटे का सेल होता है ना आपका, वो घंटे का जो सेल होता है, जानते हो ना वो घंटे का सेल, वो बड़े वाला निप्पो का एवरेडी। ठीक है। वो कितने का? वो आपका 1.5 वोल्ट का सेल आता है। वो अगर आप उसे देखा हो कभी आपने, तो 1.5 वोल्ट का पड़ा है क्या कोई सेल? यहाँ पे होगा जरूर यार, ऐसे तो बात नहीं। इतना गंदा माहौल हमारे यहाँ का है तो सेल भी होना चाहिए, हैं? अरे अभी तोड़ के दिखाएंगे तुम उसे, एनोडर कैथोड निकाल के दिखाऊंगा तुम उसकी। प्लास्टिक तो हो सके बस, ज्यादा ज्यादा यहाँ घर पे मत खोल लेना उसे सेल को। अरे बात नहीं, वो ठीक है, हिसाब से होता है वो काम। कभी कभी उसके अंदर क्या होती है, अमोनिया फंसी रह जाती है, अमोनिया गैस ट्रैप होती है। और अगर अमोनिया गैस ट्रैप हो गई और आपने वो मतलब वो एक्सप्लोजिव होती है, पिन विन लग गया उस पर, कोई ऐसी चीज हो गई तो ब्लास्ट कर देगी भैया वहां पे। इसीलिए घर पे ट्राई मत कीजिएगा। मैंने किया हुआ है पहले, इसीलिए मैं सोच रहा था करने की। मैं सेल रखा था मैंने, मुझे दिखाई दे नहीं रहा हो। ठीक है।
टेंशन मत लो, तुम जिंदा रहोगे यहाँ से, अगर सेल खोलेगा तो टेंशन मत लो, ठीक है। खैर, तो भाई समझ में आ रही है आपके बात। तो क्या बोला मैंने आपसे बोला कि यूज कहाँ होगा, यूज होगा ये ट्रांजिस्टर के अंदर और क्लॉक्स के अंदर यूज किया जाता है। वोल्टेज इसका आउटपुट कितना है, 1.5 वोल्ट, कोई नहीं पूछने का, समझ में आ रही बात। यूज याद रखिएगा, कहाँ कहाँ यूज होते हैं ट्रांजिस्टर में, क्लॉक में कहाँ यूज किया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जो कि किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। कैथोड पर क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आपने कभी वो सेल देखा होगा, यार उस सेल की जरूरत है, मैंने रखा है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ तुम, तो मुझे दिखाना यार, तुम उसमें कैथोड एनोड वगैरह आएगा नहीं वैसे एग्जाम में। है ये शातिर है लड़का, लड़का शातिर है। अरे बस भाई, खड़े हो जाओ जरा, सारे सारे पीछे की चारों लड़कियां खड़ी हो जाओ, अलग अलग बैठो चारों लड़की। चलो भाई ठेकेदार इधर, तू खड़ा हो गया भाई, सबसे कोने में बैठा है, यहाँ आके जल्दी आओ, कोने में मफलर वाली लड़की, हाँ तू खड़ा हो गया। ये दीदी यहाँ के बैठो, ठेकेदार दीदी इधर को शिफ्ट हो जाओ, और आप भी थोड़ा दीदी पीछे को। आज ईशान दीदी कॉर्नर में मिल जाओ बिल्कुल, आप इधर आओ, ईशान दीदी आ जाओ, आ जाओ, आगे आओ, आइए आइए, यहाँ पर आके बैठिए, भैया के पास आके बैठो। ये दीदियां बेचारी चुप रहती नहीं यार, ये तो कंपनी का सेल है, ड्यूरो सेल है, तो पर मैं जो खोल लूंगा नहीं भाई, चालू है हमारा, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखो ये आपका क्या है, ये आपका ड्यूरो सेल है। अब इसे तो मैं दिखा भी नहीं सकता आपको, किस तरह दिखाऊं, यहाँ पर तो कुछ है भी, मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है दिखाई तो देगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस पर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात। अब इस सेल की बनावट देखो थोड़ा सा क्या है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा, इस सेल की बनावट देखो। पहले तो आप इस सेल को देखो, इस सेल को देखो, ये ऊपर आपको पिन सा निकला हुआ दिखाई पड़ रहा, ये पता है क्या होता है, ये होता है आपका कैथोड होता है। क्या होता है भाई, ये आपका कैथोड होता है। और बीच में ये जो आपको बीच में बड़ा बड़ा सा गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा ना, ये इस तरह से बीच में क्या होता है, दबा हुआ होता है, समझ में आ रही बात। और इस हिसाब से दबा हुआ है कि बॉटम से ये टच नहीं करेगा, इसीलिए आप देखिएगा इस सेल में तो खैर है नहीं, लेकिन आप इसके अंदर क्या दिखाई पड़ेगा, आपको गड्ढा दिखाई पड़ेगा। अब मिल गया यार, इतने सारे सेल रखे हैं यहाँ, और हम सोच रहे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। अब देख तो जरा मैं क्या करता हूँ, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। ये रखे यार इतने सारे सेल, यो रखा दे, ठीक है। आगे ये है वो, तो ये है आपका क्या है, ये आपका लेक्लांसी सेल या ड्राई सेल के नाम से जाना जाता है। इधर ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये क्या है भैया, ये आपकी कैथोड है। क्या है भैया, कैथोड है। अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे इसका गड्ढा है, दिखाई पड़ रहा है। गड्ढे का मतलब क्या है, क्या इसके दिमाग में गड्ढा है, नहीं। यहाँ पर जो ये आपकी कैथोड है, ये इसके बेस से क्या नहीं करती है भाई, टच नहीं करती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आप देख रहे होंगे इस कैथोड के इधर उधर से मिलकर के क्या लगा भाई, ये रैपर है, ये रैपर है। मैं रैपर ही लाओ हटा करके दिखा देता हूं आपको, अगर नखून है भाई किसी का बड़े बड़े, लड़कियों, हाँ भाई रियल वाली लड़की की बात कर रहा हूं मैं, है क्या भाई, नहीं है, चलो खैर समझ रहे ना। अगर आप इस जो इसके ऊपर कवर है, अगर आप हम इसको हटाकर देखते हैं, यार मजा नहीं आता, इतने लाइव नहीं दिखाते। हाँ मार दे मुझे, ले हो गया काम। बायोकैम का कितना बड़ा नुकसान, ये देखिए लड़की फिर भी नहीं चुप बैठ रही, चश्मा वाली हो तो लड़की मेरे से पूछना, दीदी आप ऐसे मत किया करो। हो गया काम बस हमारा ऑलमोस्ट, ले भाई, ठीक है भाई। हा कितना सुंदर सेल है, मन की सुंदरता है, इसकी तो तन की भी सुंदरता नहीं है खत्म की, ठीक है। हाँ इधर ध्यान से देखो, देखो अब ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ेगा आपको। ये जो ऊपर आपको कवर दिखाई पड़ रहा ना, ये जो आपको ऊपर कवर दिखाई पड़ रहा, मालूम है किस चीज का, ये बना होता है आपका जिंक का। किसका कंटेनर है भाई, ये जिंक का। ये कैसे काम करता है, ये काम करता है एनोड की तरह से, समझ में आ रही बात आपको। अब इससे आगे में इसे खोल लेंगे नहीं, अभी समझ में आ रही बात, इससे आगे भी खोल लेंगे नहीं, बाकायदा इसमें पूरा खोलने का साधन है, पूरा नीचे से घूमने का साधन है इसका, पूरा का पूरा बाकायदा कटेगा थोड़ा सा ये,
समझ में आ रही बात। नीचे से पूरा का पूरा कटेगा बाकायदा, और कटने के बाद में इसमें आपको दिखाई पड़ेगा, कभी आपने काटा हो तो देखा हो कि बीच में से पाउडर पाउडर काला काला निकलता है, तो वो पाउडर जो होता है काला काला बेटा वो क्या भरा रहता है। देखो यहाँ पर इस कैथोड के अंदर ये जो आपके रोड होती है ना, ये जो रोड है ये किसकी रोड है एक्चुअल में, ये ग्रेफाइट की रोड होती है। क्या होती है भाई, ग्रेफाइट की रोड है। और यहाँ पर ये जो भरे हुए हैं आपके, ये भरे हुए हैं पेस्ट भरा हुआ है। किसका पेस्ट भरा हुआ, अमोनियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, MnO2 का, और फिर किसका है, ब्लैक कार्बन का। इनका एक पेस्ट भरा हुआ होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह से क्या करेगा, काम करेगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैथोड की तरह से काम करेगा। समझ में आ रही बात। जिंक कैसे काम करेगा, जिंक करेगा एनोड की तरह से काम करता है। और आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जिंक जो है यहाँ पर इधर से इधर आने के बाद में ऐसे आ गया, और इधर से इधर आने के बाद में ऐसे आ गया। नीचे से कैथोड भी टच नहीं है, और ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है आपका वो किसका है, वो जिंक का है। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। टच नहीं है, ये प्रूव करने के लिए क्या है, यहाँ पर सेल के पीछे की तरफ क्या है भाई, गड्ढा है। ये चीज आपने क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात, कहाँ यूज करते हैं, यही है लेक्लांसी सेल। कहाँ यूज करते हैं इसे, कीबोर्ड, माउस, घंटा, ट्रांजिस्टर, अट्रम, सट्रम, नट्रम, जहां जहां भी तुम्हारा जी करता हो आप इसको वहां पर क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं। रिएक्शन कोई नहीं पूछने का, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आता है मरकरी सेल। मरकरी सेल कहाँ होता है, छोटी छोटी घड़ियां देखी आपने, छोटी छोटी घड़ियां, छोटा वाला 15 रुपए का सेल, 20 रुपए का सेल आता है ना, वो छोटे वाला सेल, वो आपका बेटा मरकरी सेल होता है। क्या होता है वो, मरकरी सेल, ठीक है। और उसके अलावा जो हियरिंग एड्स है, हियरिंग एड्स को लेकर के 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू के अंदर कि हियरिंग एड्स में कौन सा सेल यूज करते हैं, हियरिंग एड्स में कौन सा सेल यूज करते हैं, तो आंसर है बेटा मरकरी सेल। समझ में आ रही बात आपको। तो मरकरी सेल जो है इसका आउटपुट कितना होता है, 1.35 वोल्ट का होता है। जो आपकी ये वाली जो सेल होते हैं, ये जो मैंने अभी आपको सेल दिखाए हैं, इनका आउटपुट फिक्स रहेगा। समझ में आ रही बात। जबकि जो आपके सेकेंडरी सेल होते हैं, जैसे कि आपका इन्वर्टर हुआ, फ्यूल सेल हुआ, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर लोड कितना डाल रहे हैं। भाई मैंने अगर इन्वर्टर लगाया है तो मैं एक पंखा चला रहा हूं, समझना मेरी बात को। अगर मैंने 2 पंखे चला दिए तो क्या इतनी ही देर तक चलेगा जितनी देर तक ये पंखा चलता है। लोड बढ़ाना, तो लोड बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ेगा उसका, तो आउटपुट है तो ठीक है। आपने देखा होगा इन्वर्टर डाउन हो जाता है तो गर्मियों में टिपिकल बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली के लोग क्या होते हैं, इन्वर्टर तो डाउन हो जाते हैं। अब कोई किसी के ज्यादा लग रहे तो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली क्या हो जाता है, इन्वर्टर तो डाउन हो जाता है। तो जैसे इन्वर्टर डाउन होता है क्या करते हैं, फैन वगैरह ऑफ कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोड घटा रहे हैं। लोड घटेगा तो आउटपुट भी क्या होगा आपका, यहाँ पर घटता नजर आएगा। मतलब लोड के हिसाब से आउटपुट होगा, जैसा लोड वैसा आउटपुट, जैसा देश वैसा बेस। समझ में आ रही बात। तो ये सेकेंडरी सेल की कहानी है, ठीक है। इसकी एनोड किसकी बनी होती है भैया, जिंक एमलगम की है। मरकरी है ना इसके अंदर, मरकरी है, ठीक है। और ये कौन सा मिक्सचर होता है आपका, ये मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन में लिक्विड इन सॉलिड वाला मिक्सचर होता है, ठीक है। जो कि हमारा अमलगमेशन जिसको हम बोलते हैं। मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। अगर किसी दूसरे मेटल के साथ में हम इसको मिलाते हैं तो ये क्या बनाएगा, जिंक अमलगम या कोई अमलगमेशन का काम करता है। कैथोड इसकी बनी होती है HgO कार्बन की, KOH और ZnO इसमें क्या होता है, पेस्ट होता है। याद रह जाए ठीक है, नहीं रह जाए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात आपको, मैं पहले भी बता रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया आपकी किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई आपके सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल कैसे होते हैं भाई, रिचार्जेबल। इन्वर्टर है, बार बार रिचार्ज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, डाउन होगा फिर करोगे, डाउन होगा फिर करोगे, पानी खत्म होगा पानी डालोगे, डाउन करोगे फिर करोगे। समझ में आ रही बात। तो वो क्या है आपका, वो है आपका लेड स्टोरेज सेल होता है। क्या होता है भाई इन्वर्टर आपका, लेड स्टोरेज सेल होता है। अब ध्यान सुनिएगा, लेड स्टोरेज सेल में एक टर्मिनल आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल क्या है आपका, निगेटिव होगा, ठीक है। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि जो आपका एनोड है और जो आपका कैथोड है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपका क्या है एनोड है और जो आपका क्या है कैथोड है, ठीक है। अब ये जो कैथोड है आपका, ये कैसा टर्मिनल है, ध्यान सुनिएगा। कैथोड पर होता है कि लेड जो है आपका वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Pb+2 के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। यानी कि लेड से क्या बनेगा, लेड सल्फेट बनेगा। और कैथोड पर जो आपका लेड ऑक्साइड है वो क्या किसमें कन्वर्ट होगा, वो आपके लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके बीच में जो हम यूज करते हैं, जो मीडियम यूज करते हैं, 30% का H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या करते हैं भाई, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसमें यूज करते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप इसका टाइम करते चले जाते हैं, इनकी कंडक्टेंस घटती चली जाती है, हाइड्रोजन आयन यहाँ पर रिड्यूस होते चले जाते हैं, तो इन्वर्टर की शेल्फ लाइफ भी क्या होगी भाई, कम होगी। तो आप थोड़े टाइम के बाद क्या करते हो, इन्वर्टर में पानी डालने लग जाते हो, नहीं डल जाते, क्यों डालते हो, ताकि आप डाइल्यूशन करोगे तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। पानी में H पॉजिटिव बड़ी आराम से मिल जाते हैं, वो इन्हें यहाँ पर मिलेगा और उनका काम यहाँ पर क्या हो जाता है, इस्तेमाल में आ जाता है। रिएक्शन यहाँ की भी कोई नहीं पूछने वाला, केवल पूछेगा कि इन्वर्टर आपका कौन सा सेल है, लेड स्टोरेज सेल है, जो कि कैसा होता है, सेकेंडरी टाइप का है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार
पूछा गया अगर कोई सेल है और सबसे ज्यादा जिसको आने की संभावना है वो क्या है भैया, वो है आपका फ्यूल सेल है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा। फ्यूल सेल नाम से ही पता लग रहा है कहां पर यूज किया जाएगा, फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। और आपका 2024 में क्वेश्चन आया कि अपोलो में, अपोलो का जो स्पेस स्टेशन है उसमें हमने रॉकेट वगैरह छोड़ा, तो बताओ उसमें हम कौन सा सेल यूज करेंगे, तो आंसर क्या है भाई, फ्यूल सेल है। वहां जहां पर एनर्जी हमें बहुत ज्यादा चाहिएगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे भाई, फ्यूल सेल का यूज करेंगे। तो फ्यूल सेल इतना खतरनाक सेल होता है, इतना खतरनाक सेल होता है कि कुछ नहीं होता, केवल वाटर की वेपर बनानी है आपने। क्या बनानी है भैया, वाटर की फॉर्मेशन। और वाटर की फॉर्मेशन के दौरान जो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी को कंट्रोल्ड तरीके से यूज किया जाता है, तब जाकर के हम उसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये आपके पास में कंटेनर है जिसमें हम क्या बनाएंगे, जिसको फ्यूल सेल बनाएंगे। फ्यूल सेल में एक तरफ से हम क्या डालेंगे, हाइड्रोजन गैस डालेंगे, दूसरी तरफ से क्या डालेंगे, ऑक्सीजन गैस डालेंगे। अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट आमने सामने से आकर के मिल गई, फुल क्वांटिटी में कंट्रोल्ड वे में ना करिए, तो भैया वहां पर एक्सप्लोजन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया वाला। और तुम वो तो छोड़ो, उसे तो छोटो कहने लगा जो कर रहा वो नहीं, जिस बिल्डिंग के अंदर वो होगा उस बिल्डिंग को उजाड़ देगा पूरा का पूरा। इतना खतरनाक वहां पर क्या होगी, रिएक्शन होगी। फिर क्या किया जाता है, देखो ये हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के रास्ते में क्या डाली गई, थोड़ी सी रुकावट डाली गई। रुकावट क्या लगाई गई, यहाँ पर ये पोरस ग्रेफाइट की रोड लगाई गई। पोरस ग्रेफाइट की रोड का मतलब क्या है, इसके बीच में छोटे छोटे पोर्स है, और अब जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट अंदर नहीं आएगी, किसके थ्रू आएगी भैया, इन पोर्स के थ्रू आएगी। इसी तरह से दूसरे रास्ते से क्या भेजा गया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को भी कैसी रोड पर लगाया गया भैया, ये आपके पोरस रोड यहाँ पर लगाएगी, ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगातार डायरेक्ट ज्यादा क्वांटिटी में ना आए, अगर आए भी तो कैसा है भैया, कंट्रोल वे में निकल कर आए। समझ में आ रही बात आपको, आगे की कहानी सुनिएगा और बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब केवल यहीं पर छोड़ा, क्योंकि केवल इनके भरोसे सिर्फ नहीं छोड़ सकते, इन दोनों के बीच में, दोनों रोड के बीच में एक बेसिक सॉल्यूशन भरा जाता है, NaOH हुआ, KOH हुआ, बेसिक सॉल्यूशन इसको क्या कर दिया, भर दिया। समझ में आ रही बात। अब देखो कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन देनी पड़ी। अब हाइड्रोजन गैस आएगी तो आप बिल्कुल इसे छोड़ दो कि केमिस्ट्री के लिहाज से छोड़ो, हाइड्रोजन गैस आ रही, पहले तो इसमें को रिसेगी, इसमें को फिल्टर होगी, फिर किसमें को लिक्विड में को जाएगी, अरे जाएगी नहीं जाएगी, ऐसे इधर से ऑक्सीजन आएगी, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर, और वाटर का रास्ता कहां निकलेगा भाई, ऊपर की तरफ को निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो हुआ क्या, हुआ ये हाइड्रोजन गैस मिली और हुआ क्या, ऑक्सीजन मिला। तो एनोड पर क्या होता है भाई, आपके एनोड, ये हाइड्रोजन गैस जिस तरफ से आप सप्लाई कर रही है एनोड की तरह से काम करेगा, जिधर से आप ऑक्सीजन गैस की सप्लाई कर रहे हैं ये वाली रोड आपकी कैसे काम करेगी, कैथोड की तरीके से काम करती है, ठीक है। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और एनोड के ऑक्सीडेशन से ही क्या बनता हुआ नजर आएगा तुम्हें, पानी बनता हुआ यहां पर नजर आता है। समझ में आ रही बात। और उसी तरह से आपका क्या है, उसी तरह से आपका कैथोड की तरफ कभी कहानी होती है। तो होता यह है कि एनोड पर जो आपका हाइड्रोजन है, अभी ध्यान से सुनिएगा, ये एनोड पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है। टोटल कितने हाइड्रोजन है, दो। तो दो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन। तो इस हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए भैया, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब जैसे इसने दो इलेक्ट्रॉन छोड़े तो इधर का चार्ज कितना आया, दो निगेटिव का। आ रही बात समझ में, इधर का चार्ज कैसा आया, न्यूट्रल का। तो इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर मैंने क्या लगाया, दो OH माइनस लगा दिया, ठीक है। याद रह जाए ठीक है, नहीं रह जाए तो कोई मसला नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये रट लो, कुछ भी कर लो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे है, बैलेंसिंग होती है, आपने जो 11th क्लास में बेसिकली हम सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में दो हाइड्रोजन है, तो दोनों ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इधर कोई चार्ज। ये अभी मैंने OH नहीं जोड़ा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही करके दिखा देता हूं, ताकि आप किसी तरह के कंफ्यूजन का शिकार ना बने। ये रही मेरी भाई क्या, H2 है। हाइड्रोजन ने क्या छोड़े हमारे, ये हाइड्रोजन ने छोड़े। हाइड्रोजन क्या करेगा हमारा, हाइड्रोजन करेगा ये दो H पॉजिटिव, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, रिलीज करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, दो H पॉजिटिव की क्या होगी भाई, फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैं अभी वहां पर क्या नहीं कर रहा, मैं भी वहां पर बेटा किसी तरह का H पॉजिटिव नहीं लिख पा रहा। क्यों नहीं लिख रहा, उसका रीजन अभी थोड़ी देर में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब इधर मैंने क्या लिखा कि हाइड्रोजन क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा भाई, आपके दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन इधर, ओवरऑल कितना चार्ज है, दो निगेटिव का। तो निगेटिव को बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया मैंने, इधर दो OH लगा दिए, दो OH इधर लग गए। तो हाइड्रोजन कितने आ गए यहाँ पर, दो। आगे नहीं आ गए, हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितने हैं, दो। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितने हैं, दो। तो दो ऑक्सीजन है ना इसके, तो इसी तरफ, इसीलिए इधर भी क्या जोड़ दिया हमने, दो मॉलिक्यूल किसके जोड़ दिए, पानी के जोड़ दिए। समझ में आ रही बात। इस तरह से हमारे बैलेंसिंग का तरीका होता है कि पहले आप हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन को। अब ये काम करने के बाद पहले मैंने ऑक्सीजन करी ना, एक वाटर से एक ऑक्सीजन मिलेगी, तो दो वाटर से कितने मिलेगी, दो ऑक्सीजन मिलेगी। तो दो H2O लगाया, दो दूनी क्या
है, कितना हाइड्रोजन हो गए 4, तो दो हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन। इस तरह से रिएक्शन मेरी क्या होती है भाई, पूरी होती है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, ये जो O2 है, हाफ O2 है, ये आपके उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिसीव करेगी। क्या करेगी भैया, एक ऑक्सीजन के पास 2 की कमी होगी तो एक ऑक्सीजन क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी, और 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके और साथ ही साथ वाटर भी वहां पर इसी तरह इन्वॉल्व होगा, OH नेगेटिव बनता है। कुल मिलाकर जो हमारी ओवरऑल बनती है वो क्या है, इस इक्वेशन से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे नहीं होंगे, कि H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस H2, और साथ के साथ क्या निकलती है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, रॉकेट्स वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो भाई थोड़ा सा इसके बारे में क्या है ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट टॉपिक वैसा बेटा आपका जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन का मतलब समझते हैं आप, कोरोजन क्या मतलब होता है कोरोजन का, वो तो एग्जाम्पल है, लेकिन कोरोजन का मतलब क्या है, पढ़ दिया था कितने इतनी देर में, आसे है बेटे, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ये लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में, मैंने यहाँ पर लिखा कि कोरोजन का मतलब कुछ नहीं है, स्लो हीटिंग ऑफ मेटल होता है। मेटल को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे खा रहे हैं, समझ में आ रही बात। और वो खाने के तरीके कई सारे हैं, जैसे लोहे पर जंग लग गया, रस्ट लग गया, तो रस्ट क्या करता है, उस आयरन को खत्म कर रहा है, समझ में आ रही बात आपको। चांदी काली पड़ जाती है, सोना काला पड़ जाता है। घर के अंदर अगर तुम्हारे पुराने चांदी की ज्वेलरी रखी होगी, चांदी के बर्तन रखे होंगे, वो थोड़े टाइम के बाद काले पड़ जाते हैं, पड़ जाते नहीं पड़ जाते, जस्ट बिकॉज ऑफ टार्निशिंग। किसकी वजह से, टार्निशिंग। और टार्निशिंग क्या है, ये भी एक तरह का कोरोजन होता है। ठीक है, तो मेटल अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देता है, लूज कर देता है। कारण उसका क्या है, कारण उसका है कि कोई उसके ऊपर ऐसी चीज आकर इकट्ठा हो जाती है जो कि उस मेटल को धीरे धीरे खोखला बनाने का काम करती है, समझ में आ रही बात। अब ये काम कोई 1-2 दिन के अंदर तो होता नहीं, कई साल लग जाते हैं इसमें। अब ये थोड़े ना कि आप मार्केट से बिल्कुल फ्रेश आयरन का पीस लेकर आपने छत पे डाल दिया और तुम थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद आकर देखो लगाओ तेरी की होगा, तो लो इस पर तो जंग लग गया भाई, ऐसा तो नहीं होता, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो क्या होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है। सेम कहानी कहां ऑपरेट होती है भैया, सेम कहानी यहाँ पर भी ऑपरेट होती है। अब सर लोहे का एग्जांपल यहाँ पर सबसे ज्यादा दिया जाता है, वही आपका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज मौजूद है। वो गैसेज जो होती हैं बेटा, वो मेटल की सरफेस पर क्या कर देती है, अटैक कर देती है। और मेटल की सरफेस पर अटैक करने के बाद में मेटल की सरफेस पर एक लेयर बना लेती है, वो लेयर होती है ऑक्साइड की और वो लेयर होती है सल्फाइड की, और यही धीरे धीरे उस मेटल को क्या करने लगती है भाई, खाने का काम करती है। समझ में आ रही बात। 2 एग्जांपल याद रखिएगा, नंबर 1 पे रस्टिंग ऑफ आयरन, नंबर 2 पर क्या है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। कॉपर के कंटेनर, कॉपर के बर्तन भी क्या हो जाते हैं, कभी कभी ग्रीन कलर के हो जाते हैं। आपने देखा होगा पुराने घर में कॉपर के बर्तन यूज किए जाते थे, ठीक है, लेने देने में बहुत, जिनके मतलब पुराने बर्तन दादी वगैरह आज भी होंगी तो उनके पास में कॉपर के बर्तन। आजकल मॉडर्न फैमिली हो गई ना, तो मॉडर्न फैमिली कॉपर के बर्तन भी मॉडर्न वाले यूज करती है। लेकिन आपके सामने जो ये नॉन पॉलिश्ड कॉपर जो आपने घर में देखा होगा ना, आप देखिएगा तो उसमें क्या होता था, उसमें वो बड़ा सा कोई कंटेनर रहता था ना, बड़ी देग टाइप की रहती थी, हमारे पास में अभी भी है, होगी ना, ठीक है। तो क्या नाम लेकर वो मुरादाबादी बर्तनों के अंदर आया करे थी। वो बर्तन नहीं बेच रहा मैं, कभी आप सोचने को मास्टर प्रमोशन कर रहा, बर्तन बेच रहा, बर्तन बेचने का काम नहीं है मेरा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रही बात। तो वो क्या हो जाता था, वो हरा हरा हरियाली लग जाती थी उस पर, तो हरी काई नहीं जमती थी उसके ऊपर बेटा, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता था। समझ में आ रही बात। सारा का सारा खेल किसका है, सारा का सारा खेल है एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज है, अपनी सुविधा के हिसाब से वो जाती है और अपना ऑक्साइड और सल्फाइड वगैरह जो भी सॉल्ट है, कंपाउंड है, उसका फॉर्म करेगी और उसकी ऐसी की तैसी करके वहां से आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल यहां पर हम पढ़ेंगे और वो क्या है भैया, वो है हमारा आयरन की रस्टिंग। समझ में आ रही बात। अब बिल्कुल सिंपल प्रोसेस समझिएगा, क्या लिख रहा है उसे छोड़ दो, मैं समझाता हूं आपको। देखो होता क्या है, बड़ी सिंपल सा फंडा है कि आयरन का रस्टिंग, आयरन पर रस्ट कैसे लगता है। ठीक है, अगर आपने कभी जंग को देखा होगा तो बारूदा सा महसूस देता है, नहीं महसूस देता, लगता तो पता तो तुम्हें है कि भाई लोहा है, लेकिन वो बड़ा बारूदा चूरा चूरा सा महसूस देता है। कैसे होता है बताता हूँ। एटमॉस्फेयर में हमारी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब देखो, आप अगर लोहे पर पानी लग जाए तो उस पर जंग का प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है, नहीं हो जाता, वो मैं समझा रहा हूँ क्या है आपको। मान लो आपका लोहा पड़ा छत के ऊपर, आपने भी फ्रेश ले जाकर डाल दिया, उस पर क्या आ गई, बारिश आकर गिर गई, किसी तरह से कोई पानी इकट्ठा हो गया, कोई नमी मिल गई। अब जैसे ही नमी मिली तो वाटर का सबसे ज्यादा जो मोहब्बत है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो है कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही वाटर बाहर आया और उसका कांटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से मिला, फंडा ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड से इतना ज्यादा अफेक्शन है कि वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर के क्या बना लेगा भाई, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। अब एसिड कहां गिरा करके, मेटल की सरफेस पर है। कहां है भाई, वो मेटल की सरफेस पर है, क्योंकि वाटर कहां है, मेटल की सरफेस पर है। उसने देखा कहला कार्बन डाइऑक्साइड जारी, कहला रुको तो फिर दम्मा आ जा, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही, इनका हालात है, कार्बन डाइऑक्साइड को टॉफी दे दी, क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड। अरे बात समझ। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, यो ये बेटा सबका फूफा,
सारे लोहों की लंका लगाने वाला वो यही कार्बोनिक एसिड है। समझ में आ रही बात? ये कार्बोनिक एसिड बेटा आयरन के साथ में रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? आयरन के साथ में रिएक्ट करेगा और उसकी करके ऐसी की तैसी बढ़िया तरीके से तसल्ली से ऐसी की तैसी करने के बाद में क्या बना लेता है? फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा। समझ में आ रही बात? रस्ट की फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि होता है Fe2O3.XH2 होता है। पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर है, स्टेप बाय स्टेप। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, वैसे किसी काम का है नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। क्या करें उनका, जब काम की नहीं तो पढ़ा क्यों रहेगी? पढ़ लो भाई, पता नहीं लगता है, टाइम खराब हो उठ पे बैठ जाओ, कुत्ता काट ले। समझ में आ रही बात? ध्यान से दीजिएगा। देखो, और बैटरी सेल से पिछले कुछ 2-3 साल से क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा है। इससे पहले तो इन टॉपिक को कोई सुनता भी नहीं था। अब देखना 2023 के बाद, 22 के बाद, 21 के बाद का तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा अगर पीवाई को आप बैटरी का देखोगे। ठीक है, देखो आयरन है, किससे रिएक्ट करेगा? कार्बोनिक एसिड से। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर? 0। कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2 आयरन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे? 4। क्या हो गया भाई? हमारा ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये भी तो H पॉजिटिव और CO3-2 के अंदर टूटा ना। इस कार्बोनिक एसिड के अंदर जो H पॉजिटिव है, वहां से 4 H पॉजिटिव आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और 2 दूनी कितनी हाइड्रोजन गैस बना लेगा? 2। और वो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है उससे मिलकर के क्या बना लेगा? वाटर का मॉलिक्यूल। देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आया कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और कहां से आया? पहले से जो उसके ऊपर पानी मौजूद था। ध्यान से सुनिएगा। इस पानी ने, कार्बन डाइऑक्साइड ने, इतना बदतमीज इंसान है, इतना वाहियात इंसान है, वो कह रहा कि कार्बोनिक एसिड से, कहने लगा भाई अगर मैं तेरे में मिलकर के अपना अस्तित्व खत्म कर गया तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरा पानी बना दूंगा। खत्म मेरा क्या हुआ? 1 बना दूंगा 2। 25 दिन में पैसा डबल। हरी बात समझ में है? टॉफी के साथ चॉकलेट भी। समझ में आई बात? तो पानी की कमी नहीं, पानी और आ गया, और पानी। अब सुन, और पानी आएगा तो प्रोसेस और तेजी से चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल थोड़ा ही है बे, इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर ऐसे और पानी आएगा तो और, नतीजा लगातार चलते 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 यहां पर सारा काम होगा, और ये ओवरऑल रिएक्शन हमारी बनकर के आती है। Fe+2 का मतलब क्या है? Fe2O3। समझ में आ रही बात? .XH2O। और ये क्या? XH2 का मतलब समझ में आ रहा ना? कोई था नहीं भैया। पानी बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर कार्बोनिक एसिड बनेगा, 1 के 2, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से जियोमेट्रिकल ग्रोथ करके वहां पर वो क्या कर देगा? उस लोहे की ऐसी लंका लगा देगा, ऐसी लंका लगा देगा कि आप भली भांति वाकिफ हैं कि लोहे का क्या हाल होता है। रस्ट लगने के बाद में वो लोहा बिल्कुल बेकार हो जाता है। लोहे पर क्या लग गया? जंग लग गई। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? सर इसका बचाव क्या है? बचाव क्या है? कलर कर दो, है भाई, कलर कर दो। उसके अलावा पेंट कर दो उसके ऊपर, एक ही बात है। सॉरी है, हाँ प्राइमर कर दो, ग्रीस लगा दो। तीनों बात एक ही बोल दी, ग्रीस अलग है। ठीक है ना? तो क्या लगा दिया? ग्रीसिंग कर दी। अबे ग्रीस करने के बाद में ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। एक मेथड और याद रखिएगा, उस मेथड का नाम है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्या नाम है भैया? सैक्रिफिशियल। सैक्रिफिशियल वर्ड में क्या आ रहा? सैक्रिफाइस आ रहा। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? वही वाली बात है, कहने लगा वो मैं खाना खा रहा, कोई मेरे बराबर में आगे बैठ गया, वो मेरी तरफ को देखने लगा, तो मैंने अपनी भूख को कुर्बान करके, अपनी भूख को सैक्रिफाइस करके मैंने क्या दे दिया? अपना खाना उसे दे दिया। लगे तुम्हें समझ कर लो है? मतलब तेरे धरे पर ठीक है भाई कुछ, और सर का दे, खैर नहीं मैं करूंगा ऐसा। तो ये क्या है? सैक्रिफाइस हुआ। तो यहां पर भी क्या है? सैक्रिफाइस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अपना मेटल बचाना होगा तो किसी न किसी मेटल को तो कुर्बान करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बिल्कुल कॉन्सेप्ट इतना सा है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, ताकि जो नुकसान हो किसका हो? उस बाहर वाले मेटल का हो। उसे हम क्या बोलेंगे? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलेंगे। और वो अंदर वाला मेटल क्या रहेगा? वो एज इट इज बरकरार रहेगा। समझ में आ रही बात आपके? और ये था बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन, जो कि यहां पर आकर क्या होता है भाई? कंप्लीट होता है। ठीक है, पीवाईक्यू लगभग सारे इसके मैं 2024-2023 के मैं करा चुका हूं ऑलरेडी लगभग। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से ईएमएफ ऑफ द सेल को निकालना आपने क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और एक कोलरूच लॉ में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला पोर्शन है ना, 1 वर्ड में, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 2 साल में। 1-2 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी करा दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपने क्या रखनी है? ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे एक छोटा सा टॉपिक और समझ लो भाई, बिल्कुल इत्तू सा है, जरा सा, 1 रुपए का है, 1 रुपए से फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मुझे वैसे ही पसंद नहीं है इतना ज्यादा पढ़ाना। मैं चाहता हूँ बच्चों को कम से कम, क्योंकि मैं खुद काम छोड़ हूँ 1 नंबर का, मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे कोई थोड़ा सा कंटेंट दे दे कि पूरा का पूरा पास हो जाए। इसीलिए देखो कितना शॉर्ट में काम हो रहा है। टेंशन मत लो, मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे, कर तो कोई सभी नहीं रहा वैसे तुम्हारे में, लेकिन फिर भी इस बार मैं पहले बता दूं, जो इस बार का टेस्ट होगा घर पे फोन जाएगा तुम्हारा, कभी बाद में मेंटली प्रिपेयर होना, जिसे भागना भाग दो पहले ही।
लास्ट मौका है आज का आपके पास भागने का। समझ में आ रही बात? सैनी साहब समझ गए नहीं समझ गए? हाँ, आपका रिकॉर्ड है भागने का पहले, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके बोला। अगर आपकी इच्छा है भागने की तो भाग जाइयो मिनट से पहले, छोड़ने का नहीं मैं। क्योंकि एग्जाम 4 सीरीज हमारी 5वें साल लगातार चलता बोली, और वो बच्चा जो पूरे साल आवे ना आवे लेकिन इसमें जरूर आवे ना, वो आज तक हमारा फेल नहीं हुआ, तो हम उसको रिकॉर्ड अपना खराब नहीं करने का, सीधी सी बात है। आ रही बात समझ में? जस्ट बिकॉज आप नालायक हो डजंट मीन कि हम भी नालायक हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो भाई इस चीज का अपना थोड़ा ध्यान रखा। जिसकी भागने की इच्छा हो, आज आखिरी दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बच्चे बहुत भाग लिए यहाँ से, इसी बैच में से कम 200 बच्चे, इतना तो भाग गए होंगे। हाँ, इसी बैच में से बच्चे भागे 200 कम से कम, वो भी इसी बात के ऊपर कि घर फोन ना करो। जो हमारे फोन तो होगा बेटा, कर ध्यान रखना, मेरी बात सुन लो अगर आपको पढ़ना। ठीक है, क्लियर है? तो जिसकी इच्छा होगी कल अपने आप गायब हो जाना, कोई जिक्र फिक्र नहीं होना क्लास में कि वे आए नहीं आए। और मेरी क्लास में तो वैसे भी नहीं होता भागो होगा जिक्र, वे भागे हुए बच्चे हैं, आज तक उन्हें मैंने ऐसा कर दिया जैसे मेरी क्लास के अंदर थे ही नहीं। डजंट केयर भाई, मेरा नुकसान, मेरा फायदा थोड़ा ही है। तुम अगर पास हो गए, अच्छा परफॉर्म करोगे, मेरा कुछ फायदा है उसमें? मेरे नाम पे कोई प्लॉट वगैरह हो जाएगा? कल 200 गज का प्लॉट मास्टर का नाम ले भाई हाईवे पे, अगर तो आप पास हो गए। आप फेल हो गए, क्या लगभग मास्टर की संपत्ति की कुर्की कर दो, मास्टर फेल हो गया। तो बेटा सुनो, तुम एक चीज को समझो, आप अब यहां बैठे, अगले साल कोई और यहां पर बैठा होगा। समझ में आ रही बात? अनटिल एंड अनलेस आपकी बैक ना लगे। और बैक कब नहीं लगने की? जब आप 1 महीना ढंग से काम करोगे। एग्जाम का टाइम आपके सिर पर आ चुका है। सीबीएसई ने एग्जाम की डेट शीट पहले रिलीज इसीलिए की थी इतनी जल्दी, जबकि आज तक नहीं हुआ सीबीएसई के इतिहास में, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कर सको। लेकिन मुझे बड़ा अचंभा हो रहा कि आप लोग अब तक सीरियस नहीं है। आप अभी भी शादी में रेगुलर अटेंडिंग चल रही, टेस्ट में आप बिल्कुल लापरवाह चल रहे, आप कभी छुट्टी मार जा रहे, क्लास आप रेगुलर नहीं है। अब किस चीज की लापरवाही आप लेकर के चल रहे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। जबकि मैं तो अपना भाई 100% दे रहा हूँ, या नहीं दे रहा? आ रही बात समझ? मैंने तो कोई टॉपिक नहीं कहा होगा। कोई बच्चा मुझे एक सिंगल ये बता दे भाई, अगर उसने पूछा, भले उसने पहली बार पूछा, तो मैंने कहा कि भाई रेगुलर डिटेल में समझने का टॉपिक है। मैंने तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी 8-9 दिन लगा दी भाई। आ रही बात समझ में? तेरी कंप्लेन आई घर से, पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी, तूने लाइब्रेरी कहीं की ज्वाइन कर रखी भाई, ये और बता दे मुझे जरा। समझ में आ रही बात? लाइब्रेरी कहीं की ज्वाइन कर रखी भैया आपने? तुम लाइब्रेरी में जा रहे, लाइब्रेरी तुम बेटा यूज समझ नहीं रहे तुम इस चीज को। एक ठप्पा लग गया ना, अच्छा अपने तेरे भाई फेस हुए परसों तेरे पे, ईमानदारी से बताइए, फेस कर लिया तुमने कॉन्फिडेंस के साथ में? फिर तुम कर लो। अच्छा बताओ, मैं जिसके नंबर बढ़िया आ रहे वो तो आराम से कहता जी कर लो फोन, जिसके नंबर बेकार आ रहे वो क्या करेगा? या तो भागेगा या बहाने भरेगा। समझना मेरी बात को। कल के दिन खुदा ना खास्ता तुम फेल हो गए, फिर भी तो फेस करोगे अपने फादर को, तब क्या बोलोगे भाई? तब मुझे जवाब दो, क्या बोलोगे आप? किसके ऊपर ब्लेम डालोगे? मेरे ऊपर? नहीं भाई साहब, इसी बैच में से टॉपर निकलेगा, ध्यान से सुन लो। और टॉपर मेरे बैच में कोई, मैं वैसे नहीं बताता कि भैया मेरे नंबर 95 ना, मुझे चाहिए नहीं ऐसा टॉपर, साफ सुथरी बात है। क्योंकि एग्जाम बोर्ड जो सीरीज और लास्ट वाले जो उनकी चले, जो टॉपर नहीं होते। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये उनकी नहीं है टॉपरों का ना। टॉपर कोई आगे बैठ जाए तो अलग मसला है, मैं साफ बताऊं, देखो स्वागत है, लेकिन मैं बता दूं एक्सक्लूसिवली सीरीज उसी के लिए है भैया जिसने साल भर ये भी ना पढ़ो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कितने केमिस्ट्री के। साफ बता रहा हूं, ये है ही सीरीज उसी के लिए, और किसी के लिए है ही नहीं है। आपकी तैयारी है, आप आओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन किसके लिए? मेन पर्पज मेरा वही है। तो मैं ये तो रैंक वाला बच्चा तो मैं सोचता ही नहीं। आरी बात समझ, अल्लाह भैया कोई हो फलाना डेग भाई, नहीं ठीक है। हमारे पास रिजल्ट इतना है कि 101% का आखिरी बैच में बच्चे भरोसा करके आते हैं, क्या लगा इस बैच में से बैक नहीं लगेगी। कब? जब आप पूरा तरीके से फॉलो करोगे। मैं पहले बता रहा हूँ, जिस तरीके पर आप अब चल रहे, अभी भी 4-5 बच्चे क्लास के अंदर ऐसे हैं, 6 बच्चे इस क्लास के अंदर 6 बच्चे ऐसे मौजूद है, बैक लगेगी, लिख के ले लो, अगर आपने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया तो। और मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा भाई, 15-20 मिनट दे दो ना। अब तो तुम्हें वीडियो लेक्चर भी मिल रहे नहीं मिल रहे, जो कि तो क्लास का मिल रहा, समझ में ना आया दोबारा देख लो। क्लास के अलावा रेगुलर डिटेल भी पढ़ी हुई है ऑलरेडी, नहीं देख लो। अरे केला थोड़ा ही हूं भाई, मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा, हजारों लाखों के तादाद में टीचर हो रहे अब तो यूट्यूब पे। किसी और का देख लो, समझो, पढ़ो, समझ में आना चाहिए। जरूरी थोड़े कि तुम मेरा देखो, जरूरी थोड़े तुम्हारा मेरी समझ में आ जा। बहुत सारे पीडब्ल्यू में हजारों की तादाद में फैकल्टी है, हजारों की तादाद में, एलन की हजारों की तादाद में फैकल्टी है, अन अकेडमी की हजारों की तादाद में है। इतनी सारी फैकल्टी है भैया, इतने सारे टीचर पढ़ाने के लिए तो आ रहे हैं वहां पे, है भाई, पढ़ाने के लिए तो आ रहे होंगे। और कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन, ईमानदारी से बताओ मम्मी कसम है, किस किसने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन ले रखा? ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, मुझे पता है क्लास के अंदर है, मुझे मालूम है। इसमें तुम वो ना मानो, बहुत अच्छी चीज है। कहने का कंसर्न मेरा क्या है कि ले तो बच्चों ने रखा, हाथ तो उठाया नहीं, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो बच्चे उससे भी।
चाहे जो भी है लिया हुआ है ना, किसी ने अकेडमी का ले रखा, किसी ने पीडब्ल्यू का ले रखा, किसी ने वेदांतु का ले रखा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है भाई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, छोटे प्लेटफॉर्म बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है। कंसर्न मेरा है कि पढ़ो तो सही। T=0 शुरुआत तो करनी पड़ेगी भाई, कहां से लाओगे भाई, कैसे काम करोगे? अगर तुम अभी एक टेस्ट के नंबर अपने पेरेंट्स से फेस नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से तुम अपने डिसीजन चेंज कर रहे, उसकी वजह से आप अपनी सिचुएशन चेंज कर रहे, तो सोचो मेन एग्जाम में, फाइनल में अगर बैक लगे खुदा न खास्ता, कैसे तुम अपने फादर को फेस करोगे? क्या बहाना बनाओगे? क्या जवाब दोगे? है भाई, जवाब बताओ क्या दोगे? ये जो आखिरी के टाइम होते हैं ना बेटा, 30-40 दिन, ये जो अब वाले चल रहे, तुम्हें क्या लग रहा है इसके बाद अब क्लास चलेगी? नहीं, खत्म। वीक में 2 टेस्ट होंगे भाई, वीक में 3 टेस्ट होंगे, मुश्किल से मुश्किल। समझ में आ रही बात? वीक में कुल 3 टेस्ट होने वाले हैं आपके, वीक में 2 टेस्ट होने वाले, तो अब कॉन्सेप्ट कहां समझोगे? ये आखिरी मौका है जिसमें कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा आपको, और आपको ये लग रहा, क्या लगा, आप थोड़े दिन बाद शुरुआत करोगे तो टेंशन मत लो, 10 दिन कुल रहेगा, 10 दिन बाद में तुम्हारी जिंदगी कितनी नरक होने वाली है तुम्हें खुद नहीं अंदाजा। प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा तुम्हारे कॉलेज के, स्कूल लोगे, अब क्या भूस बनेगा, तुम सुबह को जाओगे, शाम को भूख आओगे पुलिस से। अब ये फाइल करने का चक्कर, प्रैक्टिकल तुम्हारे 2-2 दिन के, ऐसे ऐसे घुटनों पर डंडा मार देंगे तुम्हारे स्कूल वाले कि आप प्रैक्टिकल के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाने का, ना आप खाने के रहने के, ना आप सोने के रहने के, ना आप फोन चलाने के रहने के, ना आप कहीं जाने के रहने के। ध्यान से सुन लो मेरी बात कान खोल के, रियलिटी बता रहा हूं, तुम किस होश में हो, और इतने तुम जब प्रैक्टिकल से बाहर निकलोगे ना तो एकदम देखोगे कह लो तेरी तो एग्जाम सिर्फ आके खड़े हो गए। समझ रहे नहीं समझ रहे? तुम किस गुमान में हो? 10 दिन रहेंगे कुल तुम्हारे, 1 जनवरी से सीबीएसई का सर्कुलर है, इंफॉर्मेशन है कि भैया आपको क्या करना है, आप अपने जाओ, 1 जनवरी से क्या शुरू कराओ, स्कूल अपने प्रैक्टिकल कराएगा। कैसे कराओगे? फाइल कंप्लीट हो गई तुम्हारे स्कूलों की, सबकी रह रही होंगी 100%, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो रह रहा होगा। फाइल कंप्लीट अगर किसी की हो भी गई होगी, अब असाइनमेंट बनाओ, अब लैब मैनुअल बनाओ, अब ये अब वो, अटरम सटरम कुछ नहीं करना। प्रैक्टिकल वाले दिन तुम्हारे नंबर फिक्स है, सारी चीजें फिक्स है, लेकिन वो 1 महीना तुम्हारा ऐसा बर्बाद होगा तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें मालूम भी नहीं क्या होगा। तुम्हारे पे अगर एक अनार भी नहीं आता ना, तब भी प्रैक्टिकल में 22, 23, 24 से नंबर नीचे किसी के नहीं रखे जाने कम। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 10 पे पास है, 20 नंबर भी तुम्हें दे दिए तब भी बल्ले बल्ले है, नहीं है? अरे है नहीं है, समझो भाई इस चीज को तुम। और उसमें तुम पता है सिर्फ इस नंबर के लिए तुम क्या करोगे? तुम जाओगे एग्जामिनर के सामने कुछ नहीं बोलने के, शाम तक के बैठे रहोगे भूखे प्यासे, बिल्कुल उसमें 5 बजे शाम के टाइम घर पर आ गए, ले भाई, घर वाले कहेंगे हमारा बच्चा प्रैक्टिकल दे के आया। लेकिन बच्चा क्या कर गया? बच्चा दिन वेस्ट करके आया। सही बता रहा हूं मैं तुम्हारे से, बच्चा क्या कर गया? बच्चा दिन वेस्ट करके आया। हमारे यहाँ पे मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, नंबर कितने ज्यादा आ रहे, नॉलेज कितनी, वो मैटर नहीं करती। कहना नहीं चाहिए, मुझे आज तक बुढ़ाने का रिकॉर्ड है, जिसके 99, 100%, 98% है, मुझे आज तक के वो बच्चा ना तो जेईई मेंस में टॉपर दिखा, ना वो बोर्ड में टॉपर दिखा। रीजन पता क्या है? कोई हो तो बता दो भाई मुझे, अगर आप खैर आपके आसपास कोई हो ऐसा कि सर उसके बोर्ड में 99% है और जेईई एडवांस क्लियर कर दिया उस बच्चे ने, या बोर्ड में उसके जो है जी 99% नंबर आए और उसने जो है, तुम्हारे ही क्लास के लास्ट ईयर के बच्चे जिनके 100 में से 99 नंबर बायो के अंदर आ रहे, जिनके फिजिक्स में से 100 में से 90 95 नंबर आ रहे, उनका नीट क्रैक नहीं हुआ, यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठा के देख लो, बता दो मुझे अगर कोई हो तो। खुला चैलेंज दे रहा, मैं बुढ़ाने के स्कूल की बात कर रहा, मैं खुला चैलेंज दे रहा। किसी का हो ऐसा कोई बच्चा कि लास्ट ईयर कहने लगा जी उसके फिजिक्स में 100 में से 95 नंबर मिलेंगे तुम्हें, लेकिन नीट का एग्जाम जब देगा ना वो, तो 180 में से मुश्किल उसके 40, 45, 50 ही नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां रट्टाफिकेशन से नंबर आते हैं भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? घर वालों को भी यही चाहिए, आदत हो गई। तुम्हें आज बता रहा हूं, तुम बेटा मासूम हो, ये तुम्हारे दाढ़ी मूछ आ गई, ये हो गया, इससे तुम मैच्योर नहीं हुए, तुम मासूम हो। इस चीज के जिम्मेदार तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे आसपास के स्कूल वाले हैं, जिस फेज में आज तुम हो। अब 12th क्लास में हो ना, अब आपको बदला तो नहीं जा सकता ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? तुम्हें ये रियलाइजेशन किसी ने कराया नहीं, क्या तुम्हें बस ये बताया। अब सुनो, किसी से पूछो क्या लगा भाई 7th क्लास से तुमने क्या सीखा, 8th क्लास में, 9th क्लास में तुमने क्या सीखा। 8th क्लास में बच्चा तो क्या लगे, मेरे नंबर आए 95%। अब वो तो ठीक है, लेकिन सीखा क्या? वो जवाब दो। है सर वो तो ध्यान नहीं, हमारे 9th में क्या सीखा। कुछ याद है 11th का तुम्हारे? नहीं है। कारण पता है क्या है? क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने रटा, इसलिए टाइम के साथ भूल गए। समझ रहे नहीं समझ रहे? किसी से पूछो क्या लगे तुमने 7th क्लास में क्या सीखा,
सर 7th क्लास में हमारे जो है सर फर्स्ट आया था 7th क्लास में, बताते हैं ना बच्चे कि अल्लाह को फर्स्ट आया, को वीडियो वायरल हुई थी कि हमारे बच्चे इतने सक्सेस होंगे, हमसे भी ज्यादा सक्सेस होंगे। आई थी एक वीडियो, देखी थी वो। अरे बात रीजन रिजल्ट। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह भैया पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब है, लेकिन हमारे इस इलाके में शायद बाहर भी ऐसा ही हो, शायद बाहर भी ऐसा ही हो। मैं इतना बाहर के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता, मैंने मल्टीपल स्कूलों में नहीं पढ़ा है। मुझे लाइफ में एक एक्सपीरियंस करना था कि स्कूल में पढ़ाने का सीन क्या है, वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया 1 साल पढ़ाने के बाद में। वो दिन आज का दिन है नहीं, और कोई बैड एक्सपीरियंस के पर्पज से नहीं, केवल मुझे सिर्फ देखना था कि स्कूल में रहते हुए क्या एक्सपीरियंस में ले सकता हूं। मैंने वो सीखा वहां से, जरूरी था मेरे लिए सीखना। समझ में आ रही बात? मुझे पता नहीं था कि स्कूल वाले ट्यूशन टीचर के बारे में कैसे सोचते हैं। स्कूल वालों के माइंड में ट्यूशन टीचर की अलग ही मेंटेलिटी है। मैंने न पहले, मुझे आज लगभग 7 साल हो गए, अगले साल बेटा 8 साल हो जाएंगे मुझे पढ़ाते हुए। 8 साल में, मेरी बात ध्यान सुनेगा, 8 साल में मैंने कभी स्कूल में पढ़ाने की वो नहीं करी, लेकिन बस मुझे एक बार देखना था कि स्कूल का माहौल क्या है, किस तरीके का है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो बेटा इस चीज को तुम ध्यान से दो, क्योंकि हमने रट्टाफिकेशन को अपनी आदत बना लिया, हमने इस चीज को अपनी आदत बना ली, तो हमने सोचा कि जिसके ज्यादा नंबर है वो होशियार है, जिसके कम नंबर है वो बेवकूफ है। एक आईएएस ऑफिसर ने लास्ट टू लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे अपनी मार्कशीट डिस्कवर की थी, मतलब पब्लिश करी थी। केमिस्ट्री में 23 नंबर आए थे भाई। कितने नंबर थे केमिस्ट्री में? 23। थ्योरी के अंदर कितने थे भाई? और पासिंग मार्क्स कितने थे? 23 ही होते हैं। सोचो उसके घर वालों ने क्या कहा होगा, क्या लगा नमक हराम, निकम्मा, फलाना ढिकाना, तुमने पैसा डुबा दिया। वो नहीं, डिसाइड कर ही नहीं सकते भाई आप। बच्चा कब पलटी मार जा, कब उसका पढ़ने का मूड बन जा। तुम इंस्टाग्राम चला लेते हो भाई, स्नैपचैट चला लेते हो, तुम वो वाली जनरेशन हो। पढ़ाई में पीछे रहेगा, रहने का मतलब ही कुछ नहीं बैठता भाई साहब। इतनी एडवांस जनरेशन है, छोटा सा बच्चा बड़े आदमी का कैसी बात करता है। घर के अंदर बच्चे होते हैं, कैसी कैसी बात करते हैं, बिल्कुल होशियारी वाली बात करते हैं, नहीं करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा कि वो कैसे बेवकूफ कैसे बन गया बाद में? वो बेवकूफ बनाने वाले जिम्मेदार हम लोग हैं, आप लोग हैं, फैमिली है। एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे, सवाल पूछ रहा है, बैठ जा नीचे, माहौल क्लास में कर। इन्फीरियरिटी कहां से आती है? इन्फीरियरिटी क्लास के अंदर यहां से आती है कि ये टॉपर है तो टॉपर को आगे बिठाओ, ये बैक बेंचर है। मैं तो भैया बैक बेंचर को प्रति मेरी बहुत बड़ी सहानुभूति है, कसम समझ आगे नहीं कर रहा हूं। तुम अच्छे तरीके से मालूम होगा, मेरी क्लास में कई सारे बच्चे मेरे पास में ऐसे जो 2 साल से पढ़ रहे हैं मेरे पास में, जिन्हें दूसरा साल लग रहा। मैंने आज तक अपनी क्लास में करे नहीं कि बैक बेंचर फ्रंट बेंचर। होगा तू फ्रंट बेंचर अपने घर का, होगा तू टॉपर, मेरी क्लास में वो भी तो नहीं है और तू भी तो नहीं है, बात खत्म। समझ में आ रही बात? कोई बुरा मत मानना बेटा इस चीज को, कभी कोई ये अदरवाइज लेके चले, लेकिन बेटा रियलिटी तो देखो यही है। बैक बेंचर बनाया हमने, टैग बना दिया कि बैक बेंचर मतलब नहीं भाई। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि एक देश का सबसे जो बेस्ट माइंड जो होगा वो कहां मिलेगा आपको? वो क्लास में सबसे पीछे की सीट पर देखने मिलेगा। हम मानते नहीं, हमने कहा रटो रटो रटो। अब मैं आता हूं दूसरे फैक्टर पे। सर अगर ऐसा है, आपके विचार ऐसे हैं, तब आप ये क्यों बोल रहे हो कि अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो मैं आपके घर पे फोन करूंगा? तो मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं। फोन करने से उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मुझे आपके 15 में से 15 नंबर चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और ना मुझे कोई कंसर्न है कि आप टॉप करो क्या करो। फोन करने से मेरा कंसर्न ये है कि मुझे आपके टेस्ट में ये झलक आनी चाहिए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे, बात खत्म। समझ में आ रही बात? अगर 20 नंबर का टेस्ट है और पेपर में झलक लगी मुझे कि हाँ तुमने जो करी बहुत मेहनत के साथ करके तुम्हारे 8 नंबर आ गए, 7 नंबर आ गए, तो घर थोड़े फोन करूंगा यार। दूसरे बैच में पता करो जिनके घरों पर फोन हो लिया अब तक के, लास्ट ईयर वाले बच्चों से पता करो। कम नंबर पे तो कभी भी नहीं होता भाई, वेट करो 5 मिनट अभी। आ रही बात समझ में? कम नंबर पे तो कभी नहीं। मैंने सिर्फ कब करना है, मेरा कंसर्न यही है कि आप मेहनत कर रहे नहीं कर रहे। आ रही बात समझ में? अब बेटा आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं पहले बोल रहा हूं कि 10 दिन बाद में तुम्हें बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला। तुम्हारी लैब मैनुअल के चक्कर में तुम्हारे 2-2, 3-3 दिन बर्बाद कर देंगे। अभी तो मॉडल बनवा लिए स्कूल वालों ने, लैब मैनुअल हो गई स्कूलों की कंप्लीट, सबकी डीएवी की हो गई, फाइल वगैरह बनवाई, डीएवी की बन गई, सब हो गया कंप्लीट। तो डीएवी वाले सेफ साइड है। मैपल्स वालों की क्या स्थिति है भाई? कौन है मैपल्स में? हाँ हुआ अब तक कुछ मैपल्स में? सब सब्जेक्ट की फुल है, फिर तो बड़ी अच्छी बात हुई इस बार तो। ठीक है, मैपल्स एकेडमी में सबसे पहली बार बायो टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल बेटा मैंने शुरू करे थे वहां कराने। अदरवाइज सीन यही चल रहा था कि लास्ट में होते थे। बायो का मुझे पता था, अब का मुझे पता नहीं वहां पे क्या सीन चल रहा क्या नहीं चल रहा, लेकिन छोड़ के तो मैं यही आया था कि बायो के प्रैक्टिकल पूरे साल चलेंगे। वीक में 2 क्लास प्रैक्टिकल की, 3 क्लास फिक्स जरूर थी भाई, फिक्स, बिल्कुल फिक्स थी।
अब का मुझे मालूम नहीं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इतना फाइल कंप्लीट होने के बाद भी ना स्कूल वाले तुम्हें जीने नहीं देने के, रियलिटी बता रहा हूँ, जीने नहीं देने के। और तुम अभी ऐसे डराया जाएगा कि जैसे पता नहीं तुम कितनी बड़ी जंग पे जा रहे, ये वो फलाना, भाई कुछ नहीं, नंबर फिक्स है, 500-500 रुपए, 1000 रुपए लेंगे तुम्हारे से, रियलिटी बोल रहा। कितने? 1200 ले लिया? हाँ ले लिया, नहीं ले लिया, ठीक है। आ रही बात समझ में? वो एग्जामिनर आएगा, जितना तगड़ा नाश्ता उतने तेज बिक गया एग्जामिनर, ध्यान रखिए। और सुनो ये रियलिटी है भाई, वो एग्जामिनर यहाँ पेपर लेने आ रहा, उसके स्कूलों में तो जाएगा कोई, प्रैक्टिकल में कहीं कोई फेल नहीं करता। अरे लेकिन माहौल ऐसा बनाया जाएगा कि करवट ये भाई, जिसकी बेइज्जती होगी करवा लियो, कोई टेंशन नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, जिसकी बेइज्जती होगी करवा लियो, कोई टेंशन ना मानियो। कल पूरी क्लास कर, हाँ ठीक है, नंबर फिक्स है। मैं बता रहा, ईमानदारी से बता रहा, तुम अपनी जाओ लैब मैनुअल कंप्लीट ना करके लेके जाओ, खुला चैलेंज जरा, लैब मैनुअल कंप्लीट मत करके लेके जाओ। मेरा नाम मत लेना, कभी घर वालों को जाके बता दो, ठीक है। ये वाला पार्ट कट करूंगा मैं, कभी सोच रहे कि ये आएगा नहीं। लैब मैनुअल कंप्लीट मत करके जाओ, और अगर किसी का 25 से नीचे नंबर आ जाए मुझे बता दियो, आगे जाओ। क्लास मुख्य समाचार समाप्त हुए, नमस्कार। जाओ एक्सपेरिमेंट करना है जाके, मोटिवेट